सो गाइज वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो लास्ट क्लास में हमने एमएसपी कंप्लीट कर लिया था, उसके बारे में सारी बातें समझ में आ गई थी, प्रिक्योरमेंट कैसे हुई। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट आपका आता है वो आता है एपीएमसी के रिगार्डिंग। अब देखो एपीएमसी यहाँ पर क्या करती है। देखो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इसको लेकर ना कई डाउट आते हैं कि सर ये कैसे काम करती है, क्या इसका फंडा रहता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, इसको सुन लो पहले। ठीक है, देखो एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी क्या होती है? ये आपकी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। अब ये जो मंडी होती है ना, ये आपके गाँव के सबसे नज़दीक, और ये कह सकते हो कि जहाँ पर ज़्यादातर फार्मर अपने प्रोडक्ट को क्या करके आते हैं, बेच के आते हैं। अब इस मंडी में बेचने के लिए क्या चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, फॉर एग्जांपल अगर कोई फार्मर इस मंडी में जाएगा तो कैसे जाएगा, क्या प्रोसेस फॉलो होता है, ये जरूरी चीज़ है ना। तो वो क्या करता है, यहाँ पर आपके प्रेजेंट होते हैं मिडल मैन। कौन होते हैं? मिडल मैन। अब ये मिडल मैन क्या भला है? देखो, इनको हम लोग आड़तिया भी बोलते हैं, मिडल मैन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये उस जिस मंडी में होते हैं वहाँ पर एक पर्टिकुलर अपना रजिस्ट्रेशन के साथ अवेलेबल होते हैं। गवर्नमेंट इनको एक कमीशन प्रोवाइड करवाती है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार ये क्या करते हैं, एक कमीशन चार्ज करते हैं, और वही कमीशन इनकी क्या होती है, इनकम होती है। इसके अलावा इनका इनकम का सोर्स एक और होता है, वो ये होता है कि जो किसान इनसे जुड़े होते हैं, जैसे मान के चलिए मैं आपको एक छोटा सा फंडा बताता हूँ। आप फॉर एग्जांपल एक गांव से है, ठीक है, और उस गांव का नाम है आपका जैसे मान के चलो कोई भी, जैसे अभी हम लोग खरड़ में हैं तो हमने उसको खरड़ मान लिया, और इसकी यहाँ पर मंडी है फॉर एग्जांपल ये, और ये मंडी है कौन सी? मोहाली। ठीक है, जो एपीएमसी है वो कहाँ पर आती है? मोहाली में। अब जैसे मान के चलिए ये जो फार्मर है, यहाँ पर जो फार्मर है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक गांव होगा, यहाँ पर भी एक गांव होगा। ठीक है, और इन गांवों में अलग अलग किसान हैं, जैसे यहाँ पर आपके 100 किसान हैं, यहाँ पर आपके 20 किसान हैं, यहाँ पर आपके 50 किसान हैं। ठीक है, इस प्रकार से डेटा है। अब क्या होगा, यहाँ इस मंडी के अंदर आपका जब आप जाओगे तो अलग अलग आड़तीये प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? आड़तीये, और उनकी अपनी अपनी क्या होती हैं, दुकान और स्टोर्स होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो आड़तिया होता है जिसको हम लोग मिडल मैन बोलते हैं, ये क्या करता है, ये इन फार्मर के साथ कांटेक्ट में होता है, रिलेशन में होता है, और जो कोई भी फार्मर इनको फसल बेचने जाएगा, उस फसल के जो टोटल आपका यहाँ पर इन जो बेची जाती है उस फसल के अंदर, उसका एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमीशन होता है, 1%, 1.5% इस प्रकार से, और वो कमीशन क्या जाएगा, इस आड़तिया को मिलेगा, और ये कमीशन ही इस आड़ती की क्या होती है, आपकी यहाँ पर इनकम होती है। अब ये क्या करेगा, जैसे मान के चलिए तुम लोग मंडी में अपनी फसल को लेकर आए, तो तुम यहाँ पर इनके जो भी एरिया बना होता है उस एरिया में क्या कर देते हो, अपनी फसल को यहाँ पर लगा देते हो। ठीक है, अब आपकी फसल यहाँ पर मतलब नीचे डाल दी जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ से उसको बोली लगाई जाएगी। इसकी क्या होगी, आपकी बोली लगाई जाएगी। बोली लगाने का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए आपकी फसल यहाँ पर पड़ी है, तो उसके अंदर जैसे एमएसपी अगर गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया है तो क्या होगा, एमएसपी रेट पर ही स्टार्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फसल का एमएसपी फिक्स किया गया था 100 रुपये, तो अब यहाँ पर 100 रुपये पर क्विंटल स्टार्ट हो जाएगा कि भाई कोई पर्सन बोलेगा मैं 100 रुपये दूंगा, एक आएगा मैं 101 रुपये दूंगा, एक आएगा मैं 102 रुपये दूंगा, एक आएगा नहीं मैं तो 98 रुपीज ही दूंगा। तो आप किसको दोगे सबसे ज्यादा देने वाला है प्राइस। अब यहां पर क्या होगा, उसको ही ये आपकी फसल बेचकर आप आ जाओगे। मान के चलिए जिसने 102 रुपए देने थे, आप क्या करोगे, उस 102 रुपए वाले को अपनी फसल बेचकर और आप वापस आ जाते हो। अब यहां पर क्या होता है कि ये आपका जो है क्या करता है, अब इस मंडी के अंदर आपकी फसल जब जाती है तो उस फसल के अंदर, उस क्रॉप के अंदर कई इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट होती है। उन इंप्योरिटीज को हटाने के लिए वहां पर लेबर प्रेजेंट होती है, और उस लेबर के या फिर उस मंडी में रखने के आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं ना। किसान क्या करता है, आपको किसान वहां पर कुछ चार्जेस पे करता है, उसको मंडी फीस के नाम से जाना जाता है आपका, तो वो वहां पर फीस आपसे चार्ज की जाती है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, और फिर उसके बाद जब फसल बेच दी जाती है फिर आपका क्या होता है, उस फसल को लेकर आपका
जो है जो भी ट्रेडर होता है, व्यापारी होता है, वो चला जाता है। तो ये आपका फार्मर से ट्रेडर के बीच में एक आपका एक रिलेशनशिप है, जिसको यहाँ पर रोल कौन प्ले करता है, एपीएमसी रोल प्ले करती है। अब ये एपीएमसी यहाँ पर फायदा क्या है इसका, एक तो फायदा ये है कि किसान को एक सिंगल जगह मिल जाती है, बायर को यहाँ पर भी आपका एक सिंगल जगह पे सभी फार्मर मिल जाते हैं, उसको जो फसल अच्छी लगती है, जो प्रोडक्शन अच्छा लगता है, वो उसको परचेज कर लेता है। और उसी के साथ में आपका यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में फार्मर के लिए जो फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन है वो नहीं होगा, क्योंकि मान के चलिए सभी फार्मर एक जगह पर इकट्ठे होंगे। अब मान के चलो एक किसान की फसल तो अच्छे रेट पर बिक गई, वही सेम क्वालिटी के साथ दूसरे किसान की अगर फसल कोई कम रेट पर परचेज करेगा तो किसान बर्दाश्त नहीं करेगा, किसान बेचेगा नहीं अपनी फसल को। तो वही चीज है कि यहाँ पर किसान का एक्सप्लॉयटेशन होने से कुछ हद तक बच जाता है। इसी के अलावा उनको टाइमली पैसा भी मिल जाता है, क्योंकि बीच में आपका कौन होता है, आड़तिया होता है। अगर पैसा अगर एक दो दिन रुक के आना है तो वो पैसा कौन देता है, आड़तिया दे देता है। तो आड़तिया वहां पर वो रोल प्ले कर देता है मिडिल मैन का, ठीक है। तो एक प्रकार से यहां पर यही चीज है कि पैसा एक तो फार्मर को जल्दी मिल जाता है, एक जो है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक वहां पर आपका उसका एक्सप्लोटेशन रुक जाता है, एक सिंगल प्लेस उसको मिल जाता है। कई चीजें हैं जिसकी वजह से आपका यहाँ पर एपीएमसी अच्छी है। लेकिन इस एपीएमसी में यहाँ पर जो आपका मिडिल मैन है या जो ट्रेडर होते हैं वो कई बार एक्सप्लॉइट करते हैं। वो एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं, जैसे मान के चलिए मैं हूं वहां पर क्या हूं, एक ट्रेडर हूं और तुम लोग अपनी फसल लेकर आए हो। अब मेरे साथ एक या दो ट्रेडर और है, व्यापारी और है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने वहां पर जो मिडिलमैन था उसके साथ आपका साठगांठ कर लिया कि कुछ पैसा तेरे को दे देंगे, ठीक है। हम लोगों ने बोला, अब हम सबने मिलकर तय कर लिया कि हम किसी की फसल भी यहां पर 95 रुपीज से ऊपर परचेज नहीं करेंगे। समझ में आ गया। तो हमने सबने जब टारगेट बना लिया, परचेज करने वाले कौन थे, हम सब लोग थे। अब ऑब्वियस सी बात है यहां पर किसान चाहे तुम लोग 50 आ जाओ, 100 आ जाओ, तुम्हें तो बेचनी फसल हमारे पास ही पड़ेगी ना। और अब तुम्हारी 2 दिन तक 3 दिन तक फसल पड़ी रहेगी, तुम लोग तो वैसे खराब हो जाएगी वो। अब इससे अच्छा तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें जो भी रेट मिल जाए तुम उसी पर बेच कर चले जाते हो। तो इसीलिए यहां पर कई बार क्या हो जाता है कि इन ट्रेडर्स की यूनियन होने के कारण या इन रजिस्टर्ड वहां पर आपके मिडिलमैन आड़तिया की यूनियन होने के कारण कई बार फार्मर को एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। फार्मर जो है उस लेवल पर अपनी फसल को नहीं बेच पाता, और जिन फसलों के लिए गवर्नमेंट निर्धारित करती है एमएसपी, कई बार उनकी फसल उस एमएसपी से भी बिलो रेट पर क्या होती है, परचेज होती है, जो कि किसान के लिए क्या बन जाती है, एक बड़ी आफत बन जाती है। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां पर यही इसी वजह से क्या होता है, एमएसपी कई बार फार्मर को नहीं मिल पाता। समझ में आ गया यहां पर ये बात आपको। तो ये एक यहां पर कारण आपका होता है। आज के बाद इस एपीएमसी के रिगार्डिंग कोई डाउट रहेगा आपको कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट और कैसे वहां पर उनका वर्किंग सिस्टम होता है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है। ये आपका यहां पर क्या था, एपीएमसी का सिस्टम था। अब दूसरी बारी आती है कि देखो प्रेजेंट टाइम में फार्मर क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है जल्दी से, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि फार्मर अपने प्रोडक्ट को जब सेल आउट करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो उसको एक इफेक्टिव रेट के ऊपर क्या करे, सेल आउट करे। तो यहां पर अभी गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है कि कैसे न कैसे, ये देखो अब सोच के देखो, उनकी तो सबकी यूनियन थी लेकिन किसान की यूनियन नहीं थी, और किसान की यूनियन भी है तो लेकिन किसान अपने अपने लेवल पर क्या है, बटे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि किसानों को अभी गवर्नमेंट जो टारगेट कर रही है कि आप लोग क्या कराओ, एफपीओ बनाओ। एफपीओ का मतलब क्या होता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें आपके 10-15 फार्मर आपस में मिलकर इस संस्था को बनाते हैं। अब सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, मान के चलिए यहां पर 15 फार्मर हैं और वो एक ही गांव के रहने वाले हैं। अब इनका क्या है, जमीन भी ऑब्वियस सी बात है पास पास में होगी, नजदीक नजदीक होगी। तो एक तो क्या हो गया, जो छोटा लैंड था, जैसे मान के चलिए एक फार्मर था उसके पास 2 एकड़ लैंड थे, एक फार्मर था उसके पास 3 एकड़ लैंड थे, एक फार्मर था उसके पास 6 एकड़ लैंड थे, एक फार्मर था जिसके पास ½ एकड़ लैंड था। अब इन सभी 15 फार्मर को आप लोग मिलाओगे तो ये क्या हो गया, एक लैंड आपका सिंगल लैंड बन गया, जिसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि अब 100 एकड़ लैंड ये आपका प्रेजेंट है। अब 100 एकड़ ऑफ लैंड जब कंबाइन हो जाता है तो उस पे एक तो आपके एग्रीकल्चर ऑपरेशंस को आसानी से परफॉर्म किया जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप लोग डाइवर्सिफिकेशन लेकर आ सकते हो, अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करवा सकते हो। अब मान के चलिए एक सिंगल फार्मर है, वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो राइस को और राइस के साथ आपका कॉटन को भी, कॉटन के बाद साथ आपका सिसमम को भी, और या फिर आपकी 2-3 और क्रॉप को भी ग्रो करवा सके। लेकिन यहां पर क्या होगा, अगर 100 एकड़ है
तो वो इसमें से डिवाइड कर सकते हैं कि 20 एकड़ पैडी ग्रो करवा दो, 20 एकड़ के अंदर आपका कॉटन ग्रो करवा दो, बाकी के अंदर कोई और डाइवर्सिफाइड क्रॉप को ग्रो करवा दो, कुछ एरिया में एनिमल को रेयर कर लो, और वहां से ओवरऑल इनकम इनको क्या मिल जाती है, ज्यादा मिल जाती है। अगर एक क्रॉप का प्राइस मार्केट में ज्यादा हो जाएगा तो दूसरी का कम भी हो सकता है, और अगर आपकी एक क्रॉप फेल हो जाती है किसी भी बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेस की वजह से, तो वो आपका प्रेशर जो होगा, वो आपका जो एक प्रकार से बर्डन होगा, वो शिफ्ट हो जाएगा दूसरी आपकी एंटरप्राइजेस की तरफ। लेकिन एक सिंगल फार्मर जब आपका लो लेवल ऑफ होल्डिंग रखता है तो उसके लिए उस बर्डन को झेलना मुश्किल नहीं हो जाता। और यहां पर ये सब फार्मर जब मिलकर खेती करेंगे तो इनको लेबर की जो डिपेंडेंसी है वो भी क्या होने वाली है, इनकी कम होने वाली है। और दूसरा, इनके पास जो इंप्लीमेंट या इक्विपमेंट प्रेजेंट है वो भी अब एक दूसरे को जब शेयर करेंगे तो इनका जो इनपुट कॉस्ट का रेशियो है वो भी क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहां पर फार्मर इस प्रकार से यूनियंस और आपकी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बना पाते हैं, और जिसकी वजह से उनको बाद में सफर करना पड़ता है। समझ में आ गया? तो यही इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां पर फार्मर जो है वो कई बार इन चीजों को आपका फायदा नहीं ले पाता है, बेनिफिट नहीं ले पाता है, और यहां पर यही आपकी जो है एक प्रकार से उसका मार्केट के अंदर बार्गेनिंग पावर लो हो जाती है। अब सोच के देखो, इतना प्रोडक्ट अगर वो मार्केट में इकट्ठा लेकर जाएगा तो चाहे कोई भी मिडिल मैन हो, कोई भी पर्सन हो वहां पर, वो सब लोग इनकी क्या करेंगे, बात सुनेंगे, क्योंकि इनके पास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, बल्क में है। अब देखो एक बात बताओ, कोई भी एक तो ट्रेडर है, उसको 10 फार्मर से परचेज करना पड़ेगा, एक उतना ही प्रोडक्शन वो एक सिंगल फार्मर से परचेज कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको अलग अलग घूमना नहीं पड़ेगा, उसको एक ही प्राइस के ऊपर आपका जो है सारी यूनिट हो जाएगी। अब हो सकता है उसको मार्केट में घूमना पड़े, ज्यादा लंबा टाइम लगाना पड़े, उसकी नीड जो है वो एक से ही कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो ऐसे करके कई चीजें बीच में आपकी इंटरमीडिएटरी की फॉर्म में आती हैं, और उनको यहां पर आपका इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे हैंडल किया जाए, कैसे इन चीजों को टैकल किया जाए। समझ में आ रहा है? तो यहां पर एफपीओ की आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई कि ये आपका होता क्या है और किस प्रकार से काम करता है। उसी प्रकार से सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है आपका होता है वो आपका महिलाओं के लिए होता है, विमेन्स के लिए होता है। इसमें क्या करती हैं विमेन, अपने लेवल पर कोई भी स्मॉल स्केल आपकी इंडस्ट्रीज को रन करती है। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो डेफिनेशन है वो कई बार बच्चों के माइंड में क्लियर नहीं हो पाता। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए अगर आप लोग अभी प्रेजेंट टाइम में क्या करते हो, क्रॉप को प्रोड्यूस करते हो, और क्रॉप को प्रोडक्शन करने के बाद आप उसका जूस उसी रोड के ऊपर मार्केट में बेचना स्टार्ट कर देते हो। या जैसे फॉर एग्जांपल आपका गन्ना है, गन्ने के जूस को आप लोग मार्केट में सेल कर रहे हो, या फिर आपने क्या किया, उसी गन्ने के जूस से आपने गुड़ बनाना स्टार्ट कर दिया। तो गुड़ तो बहुत छोटे लेवल पर हो गया, लेकिन आपकी एक स्मॉल स्केल की क्या हो चुकी है, इंडस्ट्री हो चुकी है। आप क्या कर रहे हो, आप प्रोसेसिंग करके उसको मार्केट में सेल कर रहे हो। अब उससे फायदा ये हो जाता है कि आपका जो मैक्सिमम रिटर्न है वो आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था, जैसे मान के चलिए आप जब मार्केट में शुगरकेन को बेचते हो तो शुगरकेन का जो आपको प्राइस मिलता है और आपका यहां पर जो गुड़ का प्राइस आपको मिलता है उसमें बड़ा डिफरेंस आ जाता है। यस और नो? अब जैसे गुड़ जो है मार्केट में कितने रुपए किलो है, 70 रुपए किलो के आसपास मिलेगा, और अगर आपने 10 किलो भी गुड़ बेच दिया तो कितना रुपया होगा आपका, 700 रुपया होगा। और शुगरकेन अकेला अगर आप लोग बेचते हो तो मार्केट में रेट कितना है इसका, 350 400 रुपए होगा मैक्सिमम यहाँ पर 1 क्विंटल का। अब 1 क्विंटल से 10 किलो आपका गुड़ बना सकते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था रिकवरी रेट के अनुसार, आपको याद है आपका। तो 10 किलो गुड़ भी बन गया तो 700 रुपए बन गए, यहाँ पर आपके 400 रुपए बने। लेकिन इसके दौरान उसका जो पैसा उसका लगा वो मैक्सिमम उसका 100 रुपया या आपका 150 रुपया और लगा होगा, लेकिन उसके पास 150 रुपए एक्स्ट्रा और आ गए। अगर हम बात करें तो पर क्विंटल में उसका 100 से 150 रुपए का चार्ज लगता है, और उस चार्जेस के साथ उसने क्या कर लिया, वहां से एक एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट कर लिया। यस और नो? तो वहां पर आपका प्रॉफिट परसेंट उसका बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया। और ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंट जब बढ़ता है तो इसी से क्या होता है, आपकी प्रोसेसिंग से बोलते हैं कि फार्मर की इनकम क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। इसी प्रकार से विमेन्स अपने ग्रुप को बनाकर क्या कर सकती हैं। अब जैसे मान के चलिए उन्होंने क्या किया, आपका चद्दर बनाना स्टार्ट कर दिया या बेडशीट बनाने स्टार्ट कर दिए। अब आपको पता है मार्केट में रिक्वायरमेंट है इनकी, और बेडशीट या फिर चद्दर या फिर जो भी अपना मतलब जैसे स्वेटर आपका है या आपका शॉवल है, कोई भी चीज बना के अगर मार्केट में बेच रहे हैं, बैग बना के बेच रहे हैं, कोई भी चीज है ना XYZ, तो वो मार्केट में जब जाएगी, साबुन बना के बेच रहे हैं ना, कुछ भी हो सकता है, तो वो जब मार्केट में जाएगी तो उसका जो प्रोसेसिंग के बाद एक तो पैसा किसको मिलेगा, डायरेक्टली वुमेन्स को मिलेगा, और उससे उनकी इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और दूसरी तरफ ये जो लोग कंबाइन होके काम करते हैं, स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्रीज रन करते हैं,
तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम है, जब इनमें इनको डायरेक्टली एक तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम मिलती है कि इनको 80%, 50% या 60% तक की सब्सिडी मिल जाती है, और साथ में इनको लोन भी मिल जाता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट यहां पर इनको प्रमोट कर रही है। लेकिन अब बोलोगे, क्वेश्चन कई बार ये होता है कि सर एक सिंगल पर्सन को गवर्नमेंट लोन क्यों नहीं दे रही है, कम क्यों दे रही है, या सब्सिडी कम क्यों दे रही है, और ज्यादा लोगों को सब्सिडी यहां पर क्यों मतलब ज्यादा दे रही है, कारण क्या है? तो देखो, मान के चलो अब एक आदमी है, मैं अगर मान के चलो मैं गवर्नमेंट से लोन लेने जाता हूं, सब्सिडी लेने जाता हूं, मेरे मन में फ्रॉड भी हो सकता है, मैं अकेला यहां से क्या कर सकता हूं, कल को आपका देश छोड़ के निकल सकता हूं। 1 करोड़ रुपए सरकार से ले लिए, मैंने लिए, खाए पिए और अपना लगा दिया। दूसरी तरफ क्या है, मान के चलो 10 लोगों अब 10 लोगों ने सबने मिलकर आपका इंडस्ट्री रन कर ली, कितने लोग देश छोड़ जाएंगे, कितने लोग गलत कर लेंगे? 2 तो पकड़ में आएंगे उनको। वही वाली बात है कि वो रिकवरी कम से कम 2 से तो हो पाएगी, 2 लोग तो उसमें काम कर पाएंगे। तो क्या होता है, हाँ वो बात अलग है कि हमारे देश में थोड़ा सा सिस्टम अलग है, यहाँ पर 10 छोड़ो 50 भी भाग सकते हैं, लेकिन मतलब कुछ हद तक एक आपका यहाँ पर डिपेंडेंसी जो है वो अगर जब ज्यादा लोग हो जाते हैं तो उससे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ में आ गया? और इसीलिए यहाँ पर लोन, सब्सिडीज ये आपकी बल्क फॉर्म में जब हो जाते हैं लोग, क्योंकि वहां पर आपका जो रिस्क शेयरिंग होता है वो लोगों में बढ़ जाता है। और पहले जो रिस्क शेयरिंग होता है वो एक सिंगल पर्सन पे होता है, हो सकता है वो अकेला मर जाए, लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि 10 के 10 ही एक दिन में मर जाएंगे। ठीक है, वो बात अलग है कि इंडिया में ट्रेन थोड़ी सी जल्दी है तो हो सकता है कि 10 के 10 ही चले जाएं, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन वैसे अगर हम बात करें तो 10 के जाने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट यहां तक आपको? हाँ भाई ऑनलाइन वालों, समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है। अब देखो ये चीजें यहां पर क्या हो रही हैं, आपका एक प्रकार से हमारा जो है रिस्क शेयरिंग को कम कर रहा है, और ये चीज इंपॉर्टेंट भी है यहां पर अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि यहां से आपको क्या है पता चलता है कि किस प्रकार से आने वाले टाइम के अंदर हम लोग फार्मर की इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, उनको बूस्टअप कर सकते हैं, क्या क्या हमारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, कैसे एपीएमसी वर्क करती है, कैसे फार्मर की इनकम को इंक्रीज और किया जा सकता है, एफपीओ कैसे काम करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे काम करता है, जॉइंट लायबिलिटीज ग्रुप कैसे काम करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैसे काम करती हैं। तो इनका जो ओवरऑल एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो यही होता है कि फार्मर के रिस्क को आपका शेयर किया जाए, और उनकी डिपेंडेंसी जो है वो ज़्यादातर अगर हम बात करें तो सिंगल से ना होकर आपकी मल्टीपल पर की जाए, और दूसरी तरफ उनका जो प्रोडक्शन है वो भी डाइवर्सिफाइड किया जाए, क्योंकि अगर सिंगल क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे तो आने वाले टाइम में दिक्कत आएगी, और आपका एक सिंगल फार्मर पॉसिबल नहीं है उसके लिए कि वो आपका डाइवर्सिफिकेशन प्रमोट कर पाए, क्योंकि उतना रिस्क बियरिंग कैपेबिलिटी उसकी नहीं है। लेकिन अगर वो इस प्रकार से करेगा तो रिस्क बियरिंग कैपेबिलिटी उसकी बढ़ सकती है। तो इसीलिए यहां पर क्या हो रहा है कि आपका इन चीजों की तरफ फोकस ज्यादा जा रहा है, और इनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट भी लगातार क्या कर रही है, ट्राई कर रही है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया अभी तक का? ठीक है, ये हमारा क्या था आपका एक थोड़ा सा इसका ब्रीफ। अब देखो भारत में क्या है, सुन लो सुन लो सुन, लिख लिया करो कोई दिक्कत नहीं, बट सुनो पहले, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इतना सुनना इंपॉर्टेंट है। देखो अभी अगर हम बात करें तो हमें एक चीज को समझ में आ गया कि लगातार भारत के अंदर एग्रीकल्चर को लेकर, और अभी आज मैं एक आर्टिकल को भी डिस्कस अभी जो कर रहा था थोड़ी देर पहले, उस आर्टिकल में मैंने क्या डिस्कस किया था कि देखो अभी क्या हो रहा है कि जो भारत के अंदर एग्रीकल्चर पर जो डिपेंडेंसी है वो लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेबर जो फोर्स है वो भी एग्रीकल्चर के ऊपर क्या होता जा रहा है, ज़्यादा डिपेंडेंट होता जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कारण क्या है? तो इसके कई वो होते हैं रीज़न। अब जैसे हम बात करें तो अफगानिस्तान, सूडान जैसी कंट्रीज़ के अंदर भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब हम लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना कहीं बेरोजगारी का आलम बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बेरोजगारी का हालात बहुत बुरे तो नहीं है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमारे लिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे पास एग्रीकल्चर के ऑप्शन बेटर क्या हैं, हम लोग कैसे वहाँ से इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। एक दिन मैंने पहले ही बताया था कि पहले के टाइम पर हमारा ये मेन फोकस था कि कैसे यील्ड को बढ़ाया जाए। आज के टाइम पर ये हमारा मेन फोकस है कि क्वालिटी को भी साथ में हमें फोकस करना पड़ेगा, वरना आने वाले टाइम में देश के अंदर एनीमिया, शॉर्ट स्टंटेड हाइट और आपकी और भी बहुत सारे डेफिशिएंसीज और डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, और डिजीज का जो क्राइटेरिया है वो लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को हम लोग क्या करें, आपका फोकस करें। समझ में आ गया?
इसके अलावा अब देखो एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के अंदर मेजर जो वर्क है वो आपका इसी पर डिपेंडेंट है। आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर चुके हो, अब आपकी क्या सोच होनी चाहिए, आप लोग उसको कैसे देखते हो, तो आप लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में कैसे हम इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं फार्मर की, है ना। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे आपका भारत के अंदर हम लोग देखते हैं कि भाई आने वाली जनरेशन चेंज हो रही है, इनका जो आपका क्राइटेरिया चेंज हो रहा है। अब जैसे आप लोग हो, आप लोग खेती के अंदर अगर लेबर फोर्स की बात करोगे तो क्या आप काम कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि ज्यादातर यूथ क्यों एग्रीकल्चर में क्यों नहीं आ रहा, तो यूथ एग्रीकल्चर में इसलिए नहीं आना चाहता, पहला तो ये कि इससे प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। एग्रीकल्चर एक लेबोरियस वर्क है और इसमें आपको कहीं ना कहीं टाइमली अपना वर्क को टाइम देना ही पड़ता है। जैसे आपको रात को हो सकता है कि पानी लगाने के लिए जाना पड़े, या हो सकता है कि अर्ली मॉर्निंग में आपको भागना पड़े। अब जब मान के चलो जब जनवरी की और फरवरी की ठंड है और उस टाइम पर आपको सुबह 2 बजे उठकर पानी लगा के जाना है, रजाई में से मैं तो नहीं निकलूंगा भाई, ठीक है, मेरे लिए बस की बात तो नहीं है। तो क्या यूथ ये काम कर पाएगा जल्दी से? हर एक यूथ, हाँ ये नहीं कि सारे नहीं कर सकते, कुछ यूथ आर विलिंग कि वो सुबह 2 बजे भी उठ सकते हैं, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं ये भी एक कंडीशन है, ये भी एक रीजन है कि वो आपका नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ क्या है कि अब एग्रीकल्चर आने वाले टाइम में चेंज हो रहा है। चेंज कैसे हो रहा है? मॉडर्न एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, मशीन जो है उसका प्रयोग बढ़ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, डिजिटल को गवर्नमेंट फोकस कर रही है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये हमारे लिए हेल्पफुल हो जाए। आज भी जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पानी के बारे में बात करते हैं, तो पानी के बारे में आपने सुना होगा कि मोटर को हम लोग घर बैठकर ट्यूबवेल के पंप को रन कर सकते हैं, पता है आपको, तो वो भी एक आसान हो गया। अब वैसे ही अगर हम बात करें तो हमारे जो यहाँ पर इरिगेशन के कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग मॉडर्नाइज करेंगे, तो हो सकता है कि रात को उठकर हमें जाना भी ना पड़े, पानी वहां तक पहुंच जाए। लेकिन काफी चीजें हैं जो एग्रीकल्चर में हमें फील्ड में जाना ही पड़ेगा, उन्हें संभालना ही पड़ेगा, टाइम टू टाइम उनको केयर देनी ही पड़ेगी। और अगर आप उनको नहीं दे पाते हो तो आपकी क्रॉप क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। एक किसान अपनी फसल को एक बच्चे की तरह पालता है। अगर आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करोगे इस बात को, तुम्हें पता चलेगा क्यों पालना जरूरी है। क्योंकि मान के चलो अगर एक दिन भी, कई बार तो ऐसा होता है कि अगर आप 1 या 2 दिन भी लेट हो जाते हो फील्ड में पहुंचने से, तो फंगस या इंसेक्ट्स का अटैक इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उस केस में वापस से उसको क्रब कर पाना, मैनेज कर पाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा जो एग्रीकल्चर के अंदर डिपेंडेंसी है उसको हम लोग क्या करें, आपका अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे हम मॉडर्न एग्रीकल्चर या प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ देखते हैं तो वो हमारी इन चीज़ों को सोल आउट भी कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें टाइमली इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारे फील्ड के अंदर अभी इंसेक्ट्स का अटैक है, फंगस का अटैक है, इसको हम इतना कंट्रोल कर सकते हैं, इस एरिया में कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो सब एक्टिविटीज़ हमारी नई फार्मिंग हमें हेल्प कर रही है, लेकिन वो हमें अडॉप्ट करने में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि उतना फाइनेंस जो है वो फार्मर के पास अवेलेबल नहीं है। दूसरी तरफ उतने स्किल्ड हमारे जो है फार्मर वो नहीं है। नया यूथ भी अगर आ रहा है तो उसकी भी स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है कि वो उन चीज़ों को भी अडॉप्ट कर पाए, उनको भी रन कर पाए। उसके लिए पैसा यानी कि जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, उसको एक्वायर करने के लिए, उसको अडॉप्ट करने के लिए उसको जो मनी की रिक्वायरमेंट है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। इसके अलावा हम लोग जो बात कर रहे हैं कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ या सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ बढ़ सकता है, उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि अर्ली स्टेजेस के अंदर, अर्ली ईयर्स के अंदर अप टू 3 ईयर्स 4 ईयर्स जो है वो उतना प्रोडक्शन का मैच नहीं हो पाता। तो उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि उस प्रोडक्शन के लिए या उस आउटपुट जो आपका वहां पर इनकम है, क्योंकि उसी इनकम के डिपेंड। अब देखो मान के चलो जैसे आज आपकी इनकम 50,000 है, कल को इनकम आपकी 1 लाख हो जाती है, तो आप इनकम जब 50,000 होगी तो अपना जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ जो एक प्रकार से हमारा स्टैंडर्ड होता है, हम उसी की तरह मैनेज कर लेते हैं। और हम उसमें क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता चला कि आपकी सैलरी 50,000 है, तो हम क्या करेंगे, 25,000 ईएमआई वाला एक घर ले लेंगे, है ना। तो हम उस घर को क्या करते हैं, रन करते हैं। गांव में चलो ठीक है, अलग बात है कि हमारे खुद के घर होते हैं, लेकिन शहर की बात कर रहा हूं, तो उसी प्रकार से हमने क्या कर लिया, अपना खर्चा बढ़ा लिया। अब मान के चलो आपकी सैलरी 1 लाख हो गई, तो तुम क्या करोगे, उस घर को किसी को बेच दोगे, आप जो है 50,000 की ईएमआई वाले घर में शिफ्ट कर जाओगे, तो आपकी 50,000 वो तो वहीं रह गई ना, उसका तो बड़ा चेंज नहीं हुआ। तो वही बात है, उसी प्रकार से आपने और भी चेंजेस किए होंगे, आप अपने लग्जरी लाइफस्टाइल के अंदर चेंज किया होगा। पहले आपके घर में एसी नहीं होगा, अभी आपने एसी 2 लगवा दिए होंगे। पहले घर में आपके बाइक थी, अभी गाड़ी 2 आ गई
होंगी। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर में भी होता है। एग्रीकल्चर में हम लोग देखते हैं, अच्छा एक चीज और बताना चाहता हूं कि यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ, पिछले कई सालों के मुकाबले अभी इन सालों के अंदर ट्रैक्टर और मशीनरीज और इक्विपमेंट जो है वो फील्ड के अंदर इंक्रीज हुए हैं। अब इससे यहाँ पर लोगों को देखने के लगता है कि यहाँ पर शायद जो फार्मर के पास ये चीजें इंप्लीमेंट इंक्रीज हुए हैं, इसका मतलब फार्मर के पास पैसा भी ज्यादा आ गया। ठीक है, पैसा ज्यादा आया, लेकिन अगर आप लोग एक चीज को अंडरस्टैंड करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि बिना ट्रैक्टर के क्या फार्मर एक इनकम ग्रो करवा सकता, सॉरी क्या एक बिना ट्रैक्टर के फार्मर एक प्रोडक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी एक बेसिक नीड है। जैसे आप लोग अगर प्रेजेंट टाइम में अभी बिना किताब को उठाए क्या आप पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते। क्या बिना किताब के आप अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हो, नहीं कर सकते। ओवरऑल तो आपको किताबें पढ़नी ही पड़ेंगी ना। उसी प्रकार से आपके फार्मर को ट्रैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। हाँ, वो बात अलग है कि उसकी रिकमेंडेशंस अलग अलग है, जैसे 10 हेक्टेयर के लिए, आपका 20 हेक्टेयर्स के लिए, है ना, कि एक कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर होता है, वो बात अलग है, रिकमेंडेशन अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं हर फार्मर की बेसिक नीड क्या है, अलग है। और वही अगर देखा जाए तो मान के चलो कोई जरूरी थोड़ी ना फार्मर के पास ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर हो सकता है कि उसने 1 लाख में ट्रैक्टर परचेज किया हो सकता है कि उसने जो है 70,000 80,000 में ट्रैक्टर परचेज कर लिया हो, ओल्ड मॉडल हो गया होगा। ठीक है, तो उस केस में ट्रैक्टर होना इज नॉट अबाउट दैट, इज अबाउट ओनली जस्ट कि वो बहुत बड़ा मतलब भी 500 हॉर्स पावर वाला ट्रैक्टर ही खड़ा है उसके पास, है ना, एसी केबिन है उसका लगा हुआ, नहीं। ट्रैक्टर इज मींस कि कोई भी ट्रैक्टर हो सकता है। 70,000 का 1 लाख का ट्रैक्टर बहुत सारे मार्केट में मिल जाते हैं, पुराने काफी मॉडल है ना। तो उस केस में उस फार्मर के पास वो चीजें जो अवेलेबल हैं, उससे हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उसके पास इनकम भी इंक्रीज हो गई है, उसके पास साधन ऐसे हैं, वो आपका यहाँ पर बहुत अमीर है, और वो अगर दूध दही खा रहा है तो वो रेगुलर उसका प्रोडक्शन करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग दूध तो यार वो तो इतना दूध तो इतना अकेला पी जाता है और हम लोग इतने से पूरे घर में काम चलाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी इनकम ज्यादा है। उसके पास वो प्रोडक्शन हो रहा है, उसका वो एक रॉ मटेरियल है, उसके लिए शायद वो ये मानेगा कि अगर सोच के देखो कि वही वो बेच दे कम से कम 2 किलोग्राम, तो उसकी इनकम भी वहां पर क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि ओवरऑल जो फार्मर है उसकी कंडीशन क्या है, और इसे ही समझते हुए हमें आगे फर्दर बढ़ना है। और उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके फार्मिंग सिस्टम्स को। अब देखो, ये जो क्राइटेरिया है, ये जो हमारी चीज़ें हैं, वो हम लोग कहीं ना कहीं आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें हम जानने की कोशिश भी करेंगे, उनको हम पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इन सबको आप लोग एक जनरल तौर पर लेकर समझना स्टार्ट कर दो, तभी आपके लिए पॉसिबिलिटी होगी कि अच्छे से हम लोग इनको कवर अप कर पाएंगे। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एग्रीकल्चर इज ए डाइवर्सिफाइड सिस्टम, उसको आपको अगर कंप्लीट कवर करना है तो आपको अच्छे से जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और 10 बार इसका रिविजन भी करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब देखो, फार्मिंग सिस्टम, ये हमारा क्या होता है, फार्मिंग सिस्टम। अब देखो, ये हमारा क्या है, फार्म, और उस फार्म के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपका लिख दिया क्या, क्रॉप प्रोडक्शन। फिर हम लोग वहां पर क्या कर सकते हैं, लाइव स्टॉक रेयरिंग। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका शीप या गोट रेयरिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, मशरूम कल्टीवेशन। ठीक है, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर है परफॉर्म कर सकते हैं। देखो, जब भी हम लोग क्रॉपिंग सिस्टम की बात करते हैं और फार्मिंग सिस्टम की बात करते हैं, दोनों में बड़ा अंतर होता है। ये हम लोग सोचते हैं कि शायद सेम ही बात है, नहीं, इनमें काफी बातें आपकी अलग निकल के आती हैं। क्रॉप में केवल और केवल हम लोग बात कर रहे हैं कि क्रॉप को कैसे प्रोडक्शन किया जाएगा। फार्म के अंदर हम जितनी भी एक्टिविटीज फार्म पे करते हैं उन सभी को एक दूसरे के साथ कैसे हम लोग लेकर आ सकते हैं। सिस्टम का अपने आप में, बार बार बोलता हूं, सिस्टम अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही ब्रॉड वर्ड है। सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सभी कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशन में लेकर आना, ये हमारा एक सिस्टम का हिस्सा होता है।
जैसे मैं बार बार आपको एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पर कि जैसे एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी वर्कर काम करते हैं, जैसे हम अभी प्रेजेंट टाइम आपको पढ़ा रहे हैं, इस इंस्टीट्यूट के अंदर अगर मान के चलो आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उनको पढ़ाने के लिए मान के चलो 2 फैकल्टीज या आपके 5 फैकल्टीज हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ आपका क्या है, 2 मान के चलो ऐसे लोग हैं जो आपका नोट्स वगैरह को प्रिंट करना या फिर उनको लेकर आना ये काम आपके लिए करते हैं। एक आदमी ऐसा है जो सफाई करता है। अब मान के चलो क्लासरूम अच्छे से साफ नहीं है तो आप लोग यहाँ पर नहीं बैठ पाओगे। टेक्निकल पर्सन अगर अपना अच्छा सा काम नहीं कर रहा है, एप्लीकेशन वेबसाइट अगर रन नहीं कर रही है तो वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। उसी प्रकार से नोट्स अगर टाइम पर प्रिंट होकर आपके पास नहीं पहुंचे तो भी आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब सिस्टम में अगर कोई एक भी पर्सन आपका वर्क नहीं करता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा, आउटपुट कम हो जाएगी, कहीं ना कहीं आउटपुट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब सोच के देखो कि इनका एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर इसीलिए एक सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट्स का एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना भी जरूरी है। और प्लस में वहां से जो आपकी इनकम आती है, आउटपुट आती है, वो डिक्रीज हो सकती है अगर एक भी कंपोनेंट वहां पर क्या हो गया, आपका इंपैक्ट हो गया, चेंज हो गया। एक भी अगर कंपोनेंट आपका किसी प्रकार से भी इफेक्ट हुआ तो उस केस में प्रोडक्शन आपकी क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। और इसीलिए यहां पर आपका फार्मिंग सिस्टम हमें यह बताता है कि जितने भी फार्मिंग के ऊपर एक्टिविटीज हैं उन सभी एक्टिविटीज को इस प्रकार से आपका कंक्लूड करना है, एक दूसरे के साथ एंगेज करना है, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करना है कि वहां से हम लोग विदाउट अफेक्टिंग देयर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन वी वांट दैट कि उन सभी को एक दूसरे के साथ इस प्रकार से यूटिलाइज किया जाए कि मैक्सिमम प्रोडक्शन और मैक्सिमम आउटपुट वहां से निकाल सके। और इनका हमें एक्सप्लोइटेशन भी नहीं करता है। एक्सप्लोइटेशन क्यों नहीं करना, क्योंकि मान के चलो आपके जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है जिनको हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए यूज करते हैं, अगर आपने एक्सप्लोइटेशन किया तो आप कुछ टाइम के लिए तो निकाल पाओगे लेकिन उसके बाद नहीं हो पाएगा। इसका परफेक्ट एग्जांपल आपने वो कहानी सुनी होगी कि क्या थी, एक किसान था, उसके पास एक मुर्गी थी, उसको वो मुर्गी मिली, वो अंडा देती थी एक सोने का, ठीक है, रोज एक अंडा देती थी सोने का। अब वो किसान के मन में एक दिन लालच आ गया, उसने सोचा कि सारे अंडे एक दिन में क्या कर लाऊं, मैं निकाल लेता हूं। अब जैसे ही उसने उसको पेट फाड़ा, निकालने की कोशिश की, उसमें से कुछ भी नहीं मिला। अब वो रोज उसके पास जो अंडा आता था वो भी क्या चला गया, निकल गया। और वही हालात हमारा यहाँ पर हो चुका है। हम लोग क्या करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर लैंड से हम लोग प्रोडक्शन निकालना चाहते हैं, लेकिन हमने वो मुर्गी के अंडे की तरह जैसे किसान के अंदर लालच आ गया था, वही लालच हमारे अंदर भी आ गया है। और हम क्या चाहते हैं कि उस जमीन से जितना हो सकता है प्रोडक्शन एक ही बार में निकाल ले, लेकिन क्या पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हम जैसे जैसे उसको लगातार फाड़ते जा रहे हैं, चिढ़ते जा रहे हैं, वो धीरे 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 उतना ही हमसे डिमांड भी करता जा रहा है। हम लोग उसको उतना ही आपका इनपुट भी देते जा रहे हैं, हम फर्टिलाइजर का डोज बढ़ाते चले जा रहे हैं, और धीरे 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 वो आपका एक प्रकार से प्रोडक्शन जो उसका ओवरऑल है उसके भी इंपैक्ट पड़ता जा रहा है, वो डिक्रीज होता जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि हम लोग उसको सस्टेनेबली अगर प्रोडक्शन करना चाहते हैं, हम लोग उसको आउटपुट एक परफेक्ट लेना चाहते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि उसको हम प्रोडक्शन इस प्रकार से करें कि उसमें आपका लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल वे के साथ हम लोग प्रोडक्शन कर पाए। वरना अगर हमने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर दिया तो उससे क्या होगा, आने वाले टाइम में आपके ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होंगे वो क्या होते, सॉरी रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सॉरी नॉन रिन्यूएबल, जिनको हम दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते, जैसे कि आपका पानी हो गया, ठीक है, हमारा कोयला हो गया, ये क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। और रिन्यूएबल क्या होते हैं, जैसे सोलर एनर्जी आपकी हो गई। तो इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोग ज़्यादा यूज़ करें, इन कंपोनेंट्स का हम लोग ज़्यादा इफेक्टिव यूटिलाइज करें, और वहाँ से हम लोग प्रोडक्शन निकालें और एक बेटर आपका आउटपुट वहाँ से निकाल पाएँ। और उसी लिए यहाँ पर आपका गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है, फार्मर भी चाहते हैं, और आपके साइंटिस्ट भी इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन अभी तक उतनी इफेक्टिव रिसर्च और स्टडीज नहीं हो पाई है। अगर हम बात करें तो जितना इस फार्मिंग सिस्टम की बात की जा रही है उस रिस्पेक्ट में उतनी स्टडीज, उतनी रिसर्च यहाँ पर अभी तक है नहीं हो पाई है। बार बार जो है गाइडलाइन जरूर दी जाती है इस प्रकार से, बार बार बहुत सारे ऐसे कमेटीज बनाई जाती हैं, लेकिन उस लेवल पर आपका रिजल्ट वहां से निकल कर नहीं आ पाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हमारी बारी आती है जी, ये फार्मिंग सिस्टम क्या हेल्प करेंगे। तो देखो, फार्मिंग सिस्टम के अंदर आपके टोटल 12 फार्मिंग सिस्टम है जिनको हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। अब ये 12 फार्मिंग सिस्टम क्या है? सबसे पहले आपका है एक्सटेंसिव फार्मिंग सिस्टम। क्या है आपका? एक्सटेंसिव। दूसरा क्या है? इंटेंसिव। तीसरा क्या है? स्पेशलाइज्ड। फिर क्या है? मिक्स्ड। फिर क्या है? डाइवर्सिफाइड। फिर क्या है?
ड्राई फार्मिंग, ठीक है, ये आपके कितने हो गए 6। फिर हमारा आ गया यहाँ पर कैपिटलिस्टिक, फिर क्या आ गया कॉरपोरेट फार्मिंग, फिर हमारा गया क्या गया कोऑपरेटिव फार्मिंग सिस्टम, फिर हमारा क्या आ गया कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम, फिर क्या आ गया स्टेट फार्मिंग, और फिर क्या आ गया पीजेंट फार्मिंग सिस्टम। ये हमारे मेजर 12 फार्मिंग सिस्टम है जिनको हम लोग क्या करते हैं स्टडी करते हैं। और इन सभी के अंदर किस प्रकार से हमारे जो इनपुट हैं या जो हमारे एक दूसरे के साथ ये डिफरेंट टाइप ऑफ हम लोग जो फैक्टर्स यूज़ करते हैं इनको यूटिलाइज करके एक मैक्सिमम आउटपुट वहाँ से निकाल सकते हैं, ये हमारा क्या रहेगा इसमें मेन फंडा रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई साहब आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन तो हम लोग यहाँ से निकालना चाहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि यहाँ पर बिना किसी एनवायरनमेंट के फैक्टर को एक्सप्लॉइट किए हमें बेटर प्रोडक्शन करना है। लेकिन आज हमारी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग हमने कहीं ना कहीं इनको इस प्रकार से शिफ्ट किया हुआ है कि कहीं पर आपका ज़्यादा एक्सप्लोटेशन किया जाता है, कहीं पर कम एक्सप्लोटेशन किया जाता है। लेकिन ये मेजर सिस्टम है, और ऐसा नहीं कि इतने ही है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अलग अलग लेवल पर उनको अलग अलग नाम दे दिया गया। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, जिनको हमने पढ़ना है, जिनको हमने स्टडी करना है, वो क्या है आपके, ये इतने इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम दो आपके फैक्टर को पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं आपका एक्सटेंसिव फार्मिंग सिस्टम और एक पढ़ते हैं आपका इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम। अब देखो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझकर चलो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, यहाँ पर एक लैंड है, ठीक है, उस लैंड के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका मान के चलो इंटेंसिव की बात करते हैं। अब इंटेंसिव में क्या होगा, हमने क्या किया, इस लैंड के ऊपर हमने सोचा कि भाई हमारे पास 5 एकड़ लैंड है। कितने एकड़ लैंड है आपका, 5 एकड़ लैंड है। हम चाहते हैं कि उस 5 एकड़ लैंड से जितनी भी मैक्सिमम आउटपुट हो सकती है वो निकाल लें, और हमारे घर के खर्चे भी निकल जाए, हमारे घर के जो जितने भी 50 करोड़ का लोन लिया है वो भी उतर जाए, और वो भी एक साल में छोड़ो एक सीजन में उतर जाए। मतलब कहने का ये है कि हम सारे के सारे इसमें कोशिश करते हैं कि फर्टिलाइजर भी ज़्यादा डालें, सीड भी ज़्यादा डाल दें, पेस्टिसाइड भी ज़्यादा डाल दें, और उससे हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ऐसा कौन करता है, ऐसा ज़्यादातर इंडियन फार्मर करते हैं। भारत में आपकी यही कंडीशन है कि हमारे देश के अंदर हम लोग इंटेंसिव फार्मिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, क्या है, हम लोग इंटेंसिव फार्मिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब ये इंटेंसिव क्या होती है, इंटेंसिव होती है जिसमें हम लोग इनपुट प्रेशर आपके लैंड के ऊपर क्या करते हैं, ज़्यादा देते हैं, और वहां से मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम रिटर्न लेने की कोशिश करते हैं। अब एक बात को समझो यहाँ पर कि जो इंडियन फार्मर है वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, लैंड साइज बहुत कम है, और उसके साथ हमने निकालना है कि कैसे हम लोग मैक्सिमम वहां से आउटपुट निकाल के और अपने प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकें। अब देखो क्या है कि ऑब्वियस सी बात है यार, कम जमीन होगी और उनके ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो वहां से हम लोग मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ हमारा क्या हो चुका है, लैंड जो है वो फर्टिलाइजर को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर चुका है। पिछले अगर कई सालों के मुकाबले आप लोग देखोगे तो आपने देखा होगा फर्टिलाइजर को कम अगर यूज़ करते हैं तो उससे प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जरूरी है कि रिकमेंडेशन डोज को ही अप्लाई किया जाए। तो एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होती है, एक्सटेंसिव में केवल उतनी ही इनपुट अप्लाई की जाती है जितनी इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है, रिकमेंडेशन होती है, उसके द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाता है वो हमारा क्या होता है, एक्सटेंसिव फार्मिंग होता है। अब कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर इंटेंसिव में तो हम लोग फोकस करते हैं प्रोडक्शन को, तो क्या एक्सटेंसिव में नहीं करते? हाँ करते हैं, बट वहां पर जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी नीड है, उतना ही आपका रिसोर्स को यूटिलाइज किया जाएगा, उसका ओवर एक्सप्लोटेशन नहीं किया जाता, जिससे कि उन आने वाले टाइम में आपके रिसोर्सेज जो है उनका एक्सप्लोटेशन होने से वो सस्टेनेबली हम लोग ना प्रोड्यूस कर पाए या फिर वहां से उनको सस्टेनेबली यूज ना कर पाए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एक्सटेंसिव के अंदर हमारा ये टारगेट होता है कि हम लोग उसके अंदर इनपुट अप्लाई तो करते हैं, लेकिन उस बेसिस पर कि वहां से आपका जो प्रोडक्शन है वो उतना निकले
जितना हम लोग निकालना चाहते हैं, बट आपके रिसोर्सेज को बिना एक्सप्लोइटेशन किए हुए। लेकिन इंटेंसिव के अंदर हमारा रिसोर्सेज को हम लोग एक्सप्लोइट ज्यादा कर लेते हैं मैक्सिमम प्रोडक्शन निकालने के चक्कर में। समझ में आया कि नहीं आया? अब इंडिया में बोलोगे सर इंटेंसिव ही होता है, एक्सटेंसिव नहीं होता। इंडिया में एक्सटेंसिव भी होता है, लेकिन किस केस में होता है? जब हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर करते हैं। जैसे कि मान के चलो जहां पर हमारा रबड़ प्लांटेशन होता है, कॉफी प्लांटेशन होता है, टी प्लांटेशन होता है, वहां पर आपका ज्यादातर इनपुट जो इंटेंसिव फार्मिंग होती है वो नहीं की जाती, वहां पर ज्यादातर आपका एक्सटेंसिव फार्मिंग ही किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर इस बात को समझ सकते हो कि इंटेंसिव क्या होता है और आपका एक्सटेंसिव क्या होता है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? पक्का? ठीक है, तो ये था हमारा आज तक का सेशन, बाकी हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। लेकिन इस बात को समझो कि ये चीज़ें जो है उनको जितना आप लोग पढ़ सकते हो, जितना आप लोग कवर कर सकते हो वो करके आया करो। ठीक है।